स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल जीवित रहने का संकल्प। भैरव जी आदर्श समीर और फेंगू की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। वे शहर के लिए एकमात्र आशा थे। यदि वे डार्क एबिस के रास्ते में मारे गए तो पूरा शहर उनके साथ मर जाएगा। वे युआन गेट पर पहुंच गए थे। सुनहरे अवरोध पहले की तुलना में बहुत अधिक धुंधला था। सोने की धार भूरे रंग की थी। वे अनगिनत मरे हुओं द्वारा प्रचंड ज्वार की तरह छोड़ी गई गंदी सांसों की लहर को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जो सुनहरे अवरोध और भीतरी दीवारों से टकरा रही थी। दीवारों का हिलना कभी बंद नहीं हुआ। सुनहरी दीवारें एक के बाद एक लहरों के ऊपर के रूप में हिल रही थी। मरे हुओं की उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि लोग बैरियर के अंदर खड़े होने के बावजूद पहले से ही विनाश को महसूस कर सकते थे। उन्हें किसी तरह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अकेले मरे हुए लोगों की सेना की सांसों से वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आदर्श ने जब एक बार फिर भयावह नजारा देखा तो उसकी सांसें थम गई। यहां मरे हुओं की सेना का दृश्य पहले से ही भयानक था। क्या वहां पहुंचने के बाद क्या सचमुच उसमें डार्क एबिस में कूदने की हिम्मत होगी? अजीब बात है, हमारे बीच नागरिक क्यों है? फेंगू ने बुहें सिकोड़ ली और उस ओर इशारा किया जहां एक बड़ी भीड़ उनकी ओर आ रही थी। भीड़ में मुख्यतः पुरुष शामिल थे। यह मैजिशियनों के मार्गदर्शन में सिटी नॉर्थ में पहुंचे। आसमान अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। वे भीड़ के चेहरों पर उदासी के भाव बमुश्किल देख सके। उनकी गति धीमी थी। कुछ ने खाली चेहरे भी बना रखे थे, जैसे अपराधियों के एक समूह को गिलोटिन पर ले जाया जा रहा हो। उन्होंने यहां नागरिकों को क्यों बुलाया? क्या वे उन्हें शहर से बाहर भी लाने की योजना बना रहे हैं? ऋतिका ने आश्चर्य से कहा। रहस्यमय आदमी ने कहा, यही योजना है। क्या वे केवल स्वयं को ही मार डालने वाले नहीं हैं? मरे हुए लोग उन सभी को आसानी से मार डालेंगे, समीर तुरंत चिल्लाया। वे मरे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले छोटे गेट से बाहर जाएंगे, फिर मैजिशियन उत्तरी दीवार से बाहर निकलेंगे और आपको डार्क एबिस तक ले जाएंगे। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, आप उन्हें मरे हुओं को खिला रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप शैतान नगरी से किस प्रकार से अलग है? ऋतिका चिल्लाई। हाँ, उनकी रक्षा करना मैजिशियनों की जिम्मेदारी है, फिर भी उन्हें इस तरह मरे हुए की ओर धकेलना कितना शर्मनाक। जब कमांडर याओ टिंग ने उग्र शिकायतें देखी तो वे ऊपर आए। हमने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, ना ही हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उन सभी ने स्वयं सेवा से काम किया है। स्वयं सेवक? क्या वे नहीं जानते थे कि वे बस मरने वाले हैं? कायरा ने कहा। वे इसे आपसे बेहतर जानते हैं। हमने सभी को डार्क एबिस के बारे में और इस तथ्यों के बारे में बताया है कि शहर सुबह होने से पहले नर्क में डूब जाएगा। मैजिशियन इस अंतिम लड़ाई के लिए अपने जीवन का बलिदान देंगे, इसलिए हम आशा करते हैं कि ऐसे स्वयं सेवक है जो मरे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार है, ताकि हम आपको सफलतापूर्वक डार्क एबिस तक ले जा सके। उनके शरीर पहचान से परे फट जाएंगे। मरे हुए लोग उनके सिर काट देंगे और उनका खून चूसकर सुखा देंगे। हालांकि जब लोगों ने कल्पना की कि उनके परिवारों और बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा, तो उन्होंने इसके बजाय खुद को चारे के रूप में स्वेच्छा से रखने का फैसला किया। कमांडर याओ टिंग ने सीधे चेहरे के साथ कहा, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक लोग स्वेच्छा से आगे आए हैं। यदि मैजिशियन अपनी जान जोखिम में डालने के लिए बाध्य थे तो नागरिक बलिदान क्यों नहीं दे सकते थे? याओ टिंग इस बात से सहमत थे कि वह योजना काफी अमानवीय थी। तथाकथित स्वयं सेवक वास्तव में इसलिए था क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन डार्क एबिस की यात्रा निश्चित रूप से खून खराबे वाली होने वाली थी। कई मैजिशियनों की बलि दी जाने वाली थी। आपकी तुलना शैतान नगरी से करने के लिए क्षमा करें। ऋतिका ने अपना सिर और आवाज नीचे झुका लिया। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आशा है आप समझेंगे कि आपके लिए रास्ता साफ करने के लिए कितनी जिंदगियां दांव पर लगी है।
निडर और साहसी होना ही काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस शहर के लाखों लोगों के भाग्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लें। बलिदान देना आवश्यक रूप से सबसे साहसी कार्य नहीं है और मृत्यु केवल एक पलायन है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, जीवित रहना, कष्ट सहना, अपने लक्ष्य के लिए जी जान से लड़ना, इसी से हम सबसे अधिक प्रभावित और आभारी होंगे। कमांडर याओटिंग ने दृढ़ता से घोषणा की। सारा दिन मत करो मौत का जिक्र, ये तो कायरों का काम है। हर किसी को जीने का अधिकार था, लेकिन वे मृत्यु भी चुन सकते थे। रात अभी अभी हुई थी, भोर अभी दूर थी। जीने या मरने का चुनाव वास्तव में यह तय नहीं करता कि कोई व्यक्ति कितना महान है। एकमात्र बात यह थी कि शांति से चुनाव करें, यह जानते हुए कि आप अपनी पीठ पर क्या ले जा रहे हैं। उत्तरी दीवार से थोड़ा पूर्व की ओर एक छोटा द्वार था। स्वयं सेवकों ने एक भीड़ बना ली और छोटे गेट पर पंक्तिबद्ध हो गए। जो लोग उत्तरी द्वार पर थे वे देख सकते थे कि छोटा द्वार पहले बंद था, वह खुल गया है। एक सुपर मैजिशियन सुनहरे अवरोधक की सुरक्षा से बाहर निकलकर मार्ग का नेतृत्व कर रहा था। सुपर मैजिशियन पर्पल चमक बिखेर रहे थे। लाइटनिंग की शक्ति ने गेट के बाहर मरे हुए लोगों के झुंड को उड़ा दिया और एक खाई पैदा कर दी। वर्दीधारी लड़ाके गेट से बाहर भागे। उन्होंने मरे हुए लोगों के शवों पर कदम रखा और मरे हुए लोगों की सेना पर लगातार स्पिल्स फेंके। स्पिलों से जो चमक पैदा हुई वह मरे हुए लोगों की अंधेरी सांसों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। जल्द ही स्वयं सेवकों ने सुरक्षा अवरोध से बाहर निकलते हुए बैटल मैजिशियनों का पीछा किया। वे उस विशाल भूमि पर खड़े थे जिसे अभी अभी मैजिशियनों ने साफ किया था। उन्होंने सूट और स्मार्ट टाई पहन रखी थी। कुछ लंबे और सुंदर थे, कुछ बिल्कुल सामान्य दिखते थे। फिर भी उनमें से प्रत्येक ताजे मांस का एक टुकड़ा था जिसमें मरे हुए लोगों की आंखों में एक स्वादिष्ट सुगंध थी। जैसे जैसे भीड़ बड़ी होती गई, जीवित मनुष्यों की उपस्थिति ने तुरंत मरे हुए लोगों की सेना को आकर्षित किया। वे लुढ़कते ज्वार की तरह छोटे गेट की ओर बढ़ने लगे। लालची लाशें अपने उन साथियों के ऊपर भी रेंगने लगी जो इलाके में घूम रही थी। हर किसी को खाया नहीं जाएगा, है ना? रितिका ने पीले चेहरे के साथ कहा। उसे पलटने की इच्छा हुई ताकि वह आगे से खून खराबा ना देख सके। फिर भी उसने खुद को यह देखने के लिए मजबूर किया। उसने डार्क एबिस में कूदने का फैसला कर लिया था। उसे जानना था कि वह कितना बोझ ढो रही है। एक बार जब हम मरे हुए लोगों की सेना को पार कर लेंगे तो बैटल मैजिशियन तुरंत उन्हें छोटे गेट के माध्यम से शहर में वापस ले जाएंगे। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन मरने वालों में अधिकांश मैजिशियन होंगे। हम केवल जीवित मनुष्यों की मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए दीवारों के बाहर मरे हुए लोगों का ध्यान स्थानांतरित करने के लिए स्वयं सेवकों पर भरोसा कर रहे हैं, रहस्यमयी व्यक्ति ने उत्तर दिया। आदर्श हमेशा सोचता था कि वह एक मजबूत हृदयहीन आदमी है। फिर भी जब उसने आम लोगों को खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उनके लिए रास्ता साफ करने को तैयार देखा, जब उसने उन्हें टुकड़ों में बांटते देखा और उनका ताज़ा खून दीवारों पर बिखरा हुआ देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें लगभग रुक गई हो। हर जगह खून और अंगों के उड़ने के दृश्यों ने उन्हें शहर के लोगों के जीवित रहने का संकल्प को दिखाया। वह संभवतः उन्हें कैसे निराश कर सकता है। अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद आदर्श ने अपना ध्यान वापस आगे की यात्रा पर केंद्रित किया। मृतकों की संख्या थोड़ी कम होती दिख रही है। यदि वे पर्याप्त तेज होते तो वे 1 किलोमीटर की बढ़त हासिल करने में सक्षम होते। डार्क एबिस की ओर जाने वाले लोग अपने आप को तैयार करें। राष्ट्रपति भैरव जी की आवाज तूफान में भीगे हुए शहर के ऊपर गूंज उठी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल कत्लेआम विंड स्लैश। दीवारों पर बने टावर पर मैजिशियनों की भीड़ थी। हंटर, छात्र, लड़ाके, रॉयल मैजिशियन और लाइटनिंग, वाटर, फायर, विंड, लाइट और अर्थ एलिमेंटों के साथ इंटरमीडिएट, बेसिक और एडवांस और सुपर मैजिशियन। मोहरा प्रभारी,
भैरव जी चिल्लाए। जैसे ही आदेश दिया गया, 4 सुपर मैजिशियनों ने एक साथ ताल ठोकी। पंखों की चमक इतनी उत्कृष्ट थी कि जब वे मरे नहीं के सागर में चले गए, तब भी अन्य लोग उनसे निकलने वाली जादुई चमक देख सकते थे। वे 4 सीधी रेखाओं में आगे बढ़े। 4 सुपर मैजिशियनों की विनाशकारी शक्ति के तहत काला सागर स्पष्ट रूप से विभाजित हो रहा था, जैसे कि काले सागर के टॉप पर 4 लाल कालीन बिछाए गए थे जो 500 मीटर की दूरी तक फैले हुए थे। यह बताना असंभव था कि 4 सुपर मैजिशियनों द्वारा एक दूसरे के ऊपर रखे गए कितने ज़ॉम्बी को नष्ट कर दिया गया था। उनमें से अधिकांश तुरंत नष्ट हो गए। 4 सुपर मैजिशियनों के मोहरा बनकर रास्ता साफ करने के बाद पूरी जगह अचानक लाल हो गई। आसमान से बारिश की तरह प्रचंड आग की लपटें बरसने लगी। आग का प्रत्येक विस्फोट एक फिस्ट के आकार का था, क्योंकि यह आकाश से गिर रहा था। गर्मी में बारिश की बूंदें तुरंत वाष्पित हो गई। तूफानी बादल जल उठे। अज्ञात संख्या में फायर इंपीरियल मैजिशियनों ने एक ही समय में एडवांस फायर स्पेल स्काई फ्लेम फ्यूनरल डाला था। जैसे ही फ्लेम की बारिश जमीन पर गिरी, उसने मरे हुए लोगों के कब्जे वाली भूमि को आग के समुद्र में बदल दिया, जो आसपास के क्षेत्र में बेतहाशा फैल गई। चलो, राष्ट्रपति भैरव जी ने कहा, अपना हाथ लहराते हुए रॉयल मैजिशियनों को बीच में समीर, फेंगू और रितिका के साथ एक चौकोर आकार की फॉर्मेशन में जाने का संकेत दिया। वे जमीन पर आगे बढ़े। उनके चारों ओर फायर की लपटें थी। फॉर्मेशन में एडवांस मैजिशियन शामिल थे। उनमें से प्रत्येक एक शानदार स्टार कॉन्स्टलेशन का पैटर्न बना रहा था। आपस में जुड़े स्टार पैटर्न ने असीमित तात्विक ऊर्जा जमा की। विंड मैजिशियन पैटर्न समाप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। चौकोर आकार की फॉर्मेशन के चारों ओर हवा के हरे झोंके दिखाई दिए, जो तेजी से एक भयंकर लहर में परिवर्तित हो गए, जो फायर की लपटों पर लुढ़क गए और उग्र सागर को आधे में विभाजित कर दिया। जैसे ही पहचान से परे जले हुए ज़ॉम्बी हवा के झोंकों से टकराए, वे उड़ते हुए टुकड़ों में कट गए और जगह जगह बिखर गए। हवा ने उनके पैरों के नीचे एक बेड़ा बना दिया। घूमती हुई लहर समूह को आगे खींच ले गई। आदर्श और उसके दल को रॉयल मैजिशियनों ने लगभग 500 मीटर आगे खींच लिया। पलक झपकते ही भीतरी दीवारें उनसे बहुत पीछे हो गई। भीतरी शहर से करीब 500 मीटर दूर कंकालों की संख्या काफी बढ़ गई। भयावह सफेद हड्डियां शक्तिशाली मशीनरी की तरह लग रही थी। कंकालों के पास अभी भी अपने अंगों को हिलाने के लिए जगह थी, क्योंकि उस स्थान पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी की लाशें थी। जैसे ही उन्होंने मैजिशियनों को अपने क्षेत्र में घुसपैठ करते देखा, उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और अपने दुश्मनों पर अटैक करना शुरू कर दिया। कंकालों का प्राथमिक हमला ठंडे हथियार थे, जो उन्होंने उनकी हड्डियों का उपयोग करके बनाए थे। चमचमाती हड्डी वाली तलवारें, लंबी और नुकीली हड्डी वाली कृपाण, हथौड़े जैसी मुठ्ठियां जो जमीन पर पटकने पर तेज धमाके करती थी, और भाले, बाइक और भाले जैसी तेज लंबी भुजाएं। कंकाल विभिन्न आकार के थे, लेकिन उनकी हड्डियों के रंग और चमक को देखकर कोई भी उनकी उम्र बता सकता था। आदर्श की नज़र उसके सामने इंपीरियल मैजिशियनों की दीवार से गुजरी और उसे पता चला कि कंकालों के बीच बहुत सारे कंकाल जनरल थे, जिससे वह निराश हो गया। उनकी हड्डियां स्टील की तरह सख्त थी, सतह पर बर्फीले प्रतिबिंब थे। उनकी आंखें सबसे डरावनी थी, जो किसी भी जीवित चीज को नफरत और जानलेवा इरादे से घूर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, ऐसा लगा जैसे उनके निचले जबड़े गिरने वाले थे। बिना मसूड़ों के उनके दांत बेहद डरावने दिखते थे। एक कंकाल अधिकारी, जिसकी हड्डियां स्टील के टुकड़े की तरह परावर्तक थी, ने दहाड़ते हुए कंकालों की सेना को अपने दुश्मन पर अटैक करने का आदेश दिया। चाहे वे हवा में छलांग लगाने वाले हो, वे जो सीधे उन पर हमला कर रहे थे, या वे जो अपनी हड्डियों को तीर की तरह निकाल रहे थे, उनमें से बहुत सारे थे, जिससे उनके पास हमलों से बचने के लिए कोई जगह नहीं बची थी।
वाटर शील्ड, वाटर शील्ड, वाटर शील्ड, वाटर शील्ड। एडवांस वाटर मैजिशियनों ने एक साथ एडवांस वाटर मैजिक किया। ब्लू स्टार कॉन्स्टलेशन की चमक 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई। प्रत्येक रॉयल मैजिशियन पवित्र ब्लू रोशनी से ढक गया था। पानी के पर्दे, वाटर शील्ड जो पतले झरनों की तरह दिखते थे, ने फॉर्मेशन को घेर लिया। आगे पीछे किनारे पानी के पर्दों ने वर्गाकार फॉर्मेशन के चारों ओर एक छोटा सा सुरक्षा अवरोध बना दिया था, जिसमें पर्दों के बीच कोई दृश्यांतर नहीं था। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पानी वाली सीमा के अंदर सुरक्षित किया जा रहा है। वाटर शील्डों की परतों ने कंकालों को हमला करने से रोका। जब वाटर कंटेन्स पर हड्डी के हथियार फेंके गए, तब भी अवरोध बरकरार रहा। यहां तक कि योद्धा स्तर के कंकालों के हमलों को भी वाटर कंटेन्स ने विफल कर दिया था। कंकाल अधिकारी को मार डालो, राष्ट्रपति भैरव जी ने कठोर स्वर में आदेश दिया। आदर्श को अस्पष्ट रूप से शैडो एलिमेंट की एक रहस्यमयी शक्ति का ऑरा महसूस हुआ, जो एक तीर की तरह उसकी ओर से गायब हो रही थी, जो कंकालों के ठीक बीच में जा रही थी। इसके विशाल आकार के कारण कंकाल अधिकारी का पता लगाना आसान था। इससे पहले कि आदर्श लाइटिंग की गति से हमला करने वाले सुपर मैजिशियनों को करीब से देख पाता, उसने स्केलेटन अधिकारी की दिशा से एक जोरदार विस्फोट सुना। कंकाल अधिकारी की शक्ल बदसूरत और भयावह थी। इसके कंधे खोपड़ियों से भरे हुए थे, जैसे इसकी त्वचा पर गांठें हो। जैसे ही उसके शरीर से खोपड़ियां गिरी, उसका भवन आकार का शरीर भी फट गया। एक बार बाधाएं दूर हो जाने पर मैं तुम्हें विदा कर दूंगा, कंकालों की सेना के भीतर से एक तेज आवाज आई। हरी हवा के झोंके अचानक सभी दिशाओं से प्रकट हुए। कम से कम 1000 कंकालों के बीच बेतरतीब ढंग से कटते हुए विस्फोटों और ठोस हवा की झिलमिलाहट ने तुरंत हजारों कंकालों को मार डाला। हड्डियां टुकड़ों में टूट गई, जमीन पर गिर गई और बर्फ की मोटी परत में ढेर हो गई। जब आदर्श ने सोचा कि मैजिक समाप्त हो गया है, तो हजारों ब्लेड जो जगह जगह बिखरे हुए लग रहे थे, अचानक पहले से ही छायादार आकृति के हाथ में इकट्ठा हो गए। हजारों विंड ब्लेड, कत्लेआम हवा का झोंका। शैडो के ऑरा बहुत बढ़ गया। उसके हाथों में हवा के झोंकों से बनी एक तलवार थी, जिसने एक क्षण पहले ही हजारों कंकालों को मार डाला था। काटने वाली तलवार भयंकर वायु प्रभाव के साथ साथ एक पागल रोशनी उत्सर्जित करती हुई आगे बढ़ी। सामने कंकालों का सागर अचानक एक रेखा से आधे में विभाजित हो गया। दोनों कंकाल और उनके कंकाल जनरल टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गए। स्लॉटिंग विंड स्लैश की शक्ति ने युवा मैजिशियनों को चौड़ी आंखों और खुले मुंहों के साथ छोड़ दिया। मैजिक ने आगे का कुछ 100 मीटर का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।